देखिए सबसे पहले हमने पढ़ना है लफ्ज। ठीक है, लफ्ज किसको कहते हैं? आप अगर इसको इंग्लिश के साथ रिलेट करें ना तो वर्ड। ठीक है, लफ्ज क्या होता है? वर्ड। यानी कि हमारे मुंह से अगर कोई भी आवाज निकल रही है ना, कोई भी लफ्ज निकल रहा है, उसको हमने लफ्ज यानी वर्ड कहना है। ठीक है, मुंह से निकली हुई आवाज। आसमान, बच्चा, खाना, किताब, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सारे क्या हैं? लफ्ज हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लफ्ज की इकसाम होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। यानी कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिसके हमें कंप्लीट सेंस आ रही होती है, हमें समझ आ रही होती है, और कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बेमानी होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से इसकी दो टाइप हैं, एक कलमा है और एक मोमिल है। ठीक है, कलमा वो होता है जो मैनी रखता है। ठीक है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, जिसकी हमें समझ आ रही है। ठीक है, जैसे आदमी है, किताब है, खाना है। अब मैंने कहा किताब, आपको समझ आ रही है कि किताब के बारे में बात की जा रही है। मैंने कहा खाना, मीन के हमें ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर वहीं पर मैं इसके अपोजिट जाऊं और मैं किताब को कर दूं शताब, मैं आपको कहूँ मैंने शताब पढ़ी है, तो आपके माइंड में फौरन जाएगा शताब क्या होता है? किताब होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शताब का कोई मीनिंग नहीं है, वो एक बेमानी वर्ड है। इसी तरह खाना है, मैं आपको कहूँ मैंने वाना खाया है, मैंने वानी पी है, तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा कि फजूल से बोल रही है, बेमैनी बात कर रही है। ठीक है, मतलब ऐसा लफ्ज जो आपको मैनी दे रहा है उसको आपने कलमा कहना है, और ऐसा लफ्ज जो आपको मैनी नहीं दे रहा, बेमैनी है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको आपने क्या कहना है? मोमिल। ठीक है, इसमें सिंपल आपने करना है कि लफ्ज क्या है, लफ्ज की डिफाइन कर देनी है। मुंह से निकली हुई आवाज जो होती है उसको हम लफ्ज कहते हैं। उसकी दो टाइप हैं, कलमा और मोमिल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है, कलमा वो होता है जिसका कोई मैन नहीं होता है, और मोमिल वो होता है जिसका कोई मैन ही नहीं होता। अब आगे देखें, हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने पढ़ लेना है कलमा की टाइप्स कितनी है। ठीक है, कलमा की टाइप्स। अब देखिए कलमा की टाइप होती है इस, फेल और हर्फ। अगर आप इसको इंग्लिश के साथ जोड़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जोड़ दें, तो आपके पास तीन चीजें आएंगी, नाउन आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, और प्रेपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश ज्यादा इजी लगती है क्योंकि सीएसएस में आप लोग यही चीज पढ़ पढ़ के, तो इसी वजह से आप इसको ना इंग्लिश के साथ रिलेट करके पढ़ें तो आपको ये आसान भी लगेंगे और जल्दी याद भी हो जाएंगे। चीजें वही हैं जो आपको आती हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ी हैं, बस यहाँ पे उसको उर्दू में उनके नाम जो है ना वो चेंज है। तो नाउन क्या होता है? इस्म होता है। अब नाउन देखें, हम कहते हैं कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। तो आपने उर्दू में भी इस्म को वही देखना है कि इस्म क्या है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी शख्स का नाम है। किताब है, अली है, लाहौर है। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ, अली खाना खा रहा है, आपने सिंपल बताना है नाउन क्या है, तो आप बताएंगे कि अली नाउन है। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे जो कॉमन और प्रॉपर नाउन इसमें आ जाएगा। फिर आपके पास फेल आ जाता है, फेल को आपने लेना है एज अ वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, कोई भी काम होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो उर्दू में भी आपने इसको वही कहना है कि किसी भी काम का करना या होना। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश में लें तो रीडिंग। ठीक है, सोना, स्लीपिंग, जाना, गो। इसी तरह से आप इसको उर्दू में अगर इन्हीं वर्ड्स को उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, पढ़ा, सोया, जाया, खाना, इस तरह के वर्ड्स, तो उनको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। हर्फ क्या होता है? हर्फ होती है प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन को अगर आप इंग्लिश में देखें, उसका ये काम होता है कि वो इस्म और जो फेल होता है, मीन के जो नाउन और वर्ब होता है, उन दोनों को आपस में मिलाती है, उन दोनों के दूसरे के साथ रिलेशन बताती है कि इसका इसके साथ क्या काम है। ठीक है, कि मारिया की बुक, अली की किताब, इस तरह से करके। तो प्रेपोजिशन अगर आप इसको अब उर्दू में लेके आए, तो उर्दू में आपने प्रेपोजिशन को कहना है हर्फ, और बात आपने अंदर जो डिफाइन लेनी है वो आपने एज इट इज वही उठानी है जो आपने इंग्लिश में की होगी, कि वो वाला लफ्ज जो इस्म और फेल को आपस में मिला देता है, जैसे का, की, के, को। ठीक है, अली की किताब, मारिया का घर, इस तरह से जो आपके होंगे ना, उसको आप इसमें अब जो का, की, के आ जाएगा, वो आपकी प्रेपोजिशन होगी। ठीक है, प्रेपोजिशन सिंपल चीज है जो आपके इस्म और वर्ब को मिला रही है। अब उसके बाद देखें, इस्म की इकसाम है मैनी के लिहाज से। अगर वो आपसे पूछ ले इस्म की कितनी इकसाम है मैनी के लिहाज से, तो आपने बताना है कि उसकी दो इकसाम होती हैं। ठीक है, मीनिंग के अकॉर्डिंग उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? दो होती हैं। इसमें नकरा होती है और इसमें मारफा। अब ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता है कि हम इसमें नकरा क्या होता है और इसमें मारफा, लेकिन उर्दू में नहीं पता होगा, इंग्लिश में आपको पता होगा। इसमें नकरा हम कहते हैं कॉमन नाउन को, और इसमें मारफा हम कहते हैं प्रॉपर नाउन को। ठीक है, कॉमन नाउन वो जो चीजें एक से ज्यादा होती हैं, ठीक है, उनको आप कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन वो होती है जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं। अब कॉमन नाउन में देखें, हमारे पास बुआए बहुत ज्यादा सारे हैं, बुक्स देख रहे हैं हमारे पास ज्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगर इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दे तो आप कहेंगे लड़का है, किताब है,
ठीक है। अब अगर इसे प्रॉपर नाउन पे आ जाए, प्रॉपर नाउन भी यही है कि आप इसकी डिफाइन किस तरह से करते हैं कि इसमें पर्टिकुलर थिंग को मॉडिफाई किया जाता है, पर्टिकुलर जो थिंग होती है उसके बारे में बात की जाती है, किसी खास चीज के बारे में बताया जाता है। तो आपने उर्दू में भी यही चीज उठानी है, उर्दू में भी आपने यही बताना है कि इसमें मार्फा जो है वो प्रॉपर नाउन है, और जो प्रॉपर नाउन इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर रहा है वही काम वो उर्दू की ग्रामर में भी कर रहा है। ठीक है, कायदे आजम हो गया, यहाँ पे कराची हो गया, लाहौर हो गया, होली कुरान, होली बुक जो है उसको लिखें। ठीक है, ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मेन ये है कि आपको उर्दू वाली ग्रामर जो है वो सारी की सारी आती है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसको इंग्लिश वाली ग्रामर के साथ रिलेट करना है, देन वो आपके लिए इजी हो जाएगी कि आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। अब मैंने यहाँ तक जितना भी पढ़ाया ये सब आप जो है ना 5 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको पता है इन चीजों का। लेकिन मसला क्या है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जब आप उर्दू आपके सामने आती है तो आपको मुश्किल लगती है। तो सिंपल चीज यही है कि अपनी चीजों को ना इंग्लिश के साथ रिलेट करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है इसमें नकरा की इकसाम हमने पढ़नी है, जो हमने पीछे कॉमन नाउन पढ़ा है। ठीक है, हमने उसकी टाइप्स पढ़नी है बनावट के लिहाज से कि उसकी बनावट किस तरह से है, वो बनी हुई किस तरह से है। ठीक है, उसमें 3 टाइप्स आती हैं। जामिद आ जाती है, जामिद मीन के स्टेटिक चीज है। ठीक है, कोई स्टेटिक चीज है, कोई ठोस चीज है, ना वो किसी के अंदर से निकल के आई है और ना ही वो उसके अंदर से कोई और चीज निकल सकती है, एक खास चीज हो गई है। ठीक है, जैसे सड़क है, आप सड़क को आप सड़क ही नहीं कहेंगे, आपने उसको सड़क ही कहना है। और सड़क को अगर आप पीछे से कोशिश करें कि मैं इसको किसी और लफ्ज से निकालता हूँ या निकालती हूँ, तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मीन की इसकी हालत स्टेटिक होती है, ना ये किसी के अंदर से निकल के आई है और ना ही इसके अंदर से कोई और न्यू वर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसमें मसदर। इसमें मसदर ये होता है कि ये खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बना। ठीक है, जैसे हमने जामिद पढ़ा कि वो खुद किसी लफ्ज से नहीं निकला था, लेकिन उसके अंदर से आप वर्ड्स बना सकते थे। सॉरी, वर्ड उसके अंदर से आप नहीं बना सकते थे। लेकिन इसमें मसदर में क्या है कि ये निकला कहीं से नहीं है, ठीक है, आया कहीं से नहीं है, लेकिन इसके अंदर से आप आगे वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना आपने किया है तो आप पढ़ना से देखिए, आप पढ़ाने वाला, पढ़ाकू, पढ़ाई, पढ़ा, अब ये एक वर्ड से आगे आपने डिफरेंट वर्ड्स बना लिए हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप जो है वो जो इसमें मस्तर के अंदर आप जो है और लफ्ज बना सकते हैं, ये लफ्ज कहीं से नहीं निकला होगा जो इसमें मस्तर वाला लफ्ज होगा, लेकिन इसके आगे आप ज्यादा सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके पास इसमें मश्तक। इसमें मश्तक वो होता है जो इसमें मस्दर से बनता है, लेकिन उससे फिर दोबारा कोई वर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ना से निकाल लिया पढ़ाने वाला, अब पढ़ाने वाले से आगे आप क्या वर्ड निकालेंगे, आप नहीं निकाल सकते। इसी तरह से अगर आपने पढ़ाई निकाला है तो पढ़ाई से आगे आपका कोई वर्ड नहीं निकल सकता। आपने अगर पढ़ाकू निकाला है तो उससे आगे आपका वर्ड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मीन ऐसा लफ्ज जो इसमें मसदर से निकला है और उससे आगे कोई और इसम नहीं बन पा रहा तो वो इसमें मश्तक है। और ऐसा लफ्ज जो खुद किसी से नहीं निकला लेकिन उसके आगे से वर्ड्स बन रहे हैं, उसको आपने इसमें मसदर कहना है। और ऐसा वर्ड जो ना तो किसी से निकला है और ना ही उसके अंदर से कोई वर्ड निकल सकता है, तो उसको आपने इसमें जामिद कहना है। इन तीनों में ये सिंपल सा डिफरेंस है। उसके बाद आगे आ जाए तो इसमें नकरा की इकसाम आपने पढ़नी है मीनिंग के लिहाज से। ठीक है, कि मैनी के लिहाज से इसकी क्या टाइप है। इसमें आ जाती है, इसमें जात आ जाती है, इसमें सिफ्त, इसमें जमा और इसमें इस्तेफाम। इसमें जात देखिए, जात होता है कि हम किसी के वजूद के बारे में, किसी हकीकत के बारे में, किसी रियलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा सारे मेरे पास लोग बैठे हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, कुछ औरतें बैठी हैं, ठीक है, कोई जवान बैठा है। तो अगर मैं आपको कह दूं ना कि आप मेरे पास ज्यादा सारे लोग बैठे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे आपको बताना पड़ेगा मेरे पास एक छोटा बच्चा बैठा है। छोटा बच्चा मीन मैंने क्या किया, उसकी रियलिटी, उसकी जो हकीकत थी उसको बयान किया। मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा है, ठीक है, मेरे साथ एक बुढ़िया बैठी है। इसका मतलब क्या है कि मैंने उसकी हकीकत आप पे जाहिर कर दी, तो आपको पता चल गया कि मारिया के साथ कौन कौन बंदा बैठा है। ठीक है, आपको पता चल गया कि मारिया के साथ एक बच्चा भी है, मारिया के साथ एक बूढ़ा भी है और मारिया के साथ एक बुढ़िया भी है। ठीक है, कि 3 लोग मारे। अगर मैं आपको सिंपल कह देती कि मेरे साथ 3 लोग हैं, आपको पता नहीं चलता। मैंने क्या किया है, मैंने इसमें जात बयान की है, मैंने उस चीज की रियलिटी आपको बताई है। ठीक है, मैंने आपको बताया है मेरे साथ बच्चा है, मेरे साथ एक बूढ़ा भी है और मेरे साथ एक बुढ़िया भी है। तो आपको समझ आइए, आपको कैसे समझ आइए, क्योंकि मैंने आपको एक हकीकत दी है, मैंने उसकी जात के बारे में आपको बताया है, तो उसको आपने इसमें जात कहना है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो होता है ना वो एडजेक्टिव होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव। सिंपल जो आप एडजेक्टिव में काम कर रहे हैं वही काम इसका यहाँ पर भी है।
ये क्या करता है, ये किसी भी चीज की ना आपको खूबी या खामी बता रहा होता है, ठीक है, कि आया इस चीज में क्या बुराई है या आया इस चीज में क्या अच्छाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मारिया एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है, मैंने कहा खूबसूरत लड़की, उसने क्या किया, उसने उसको मॉडिफाई किया, किसने मॉडिफाई किया, खूबसूरत ने। तो यहाँ पे खूबसूरत जो होगा वो इसमें सिफ्त होगी, क्यों, क्योंकि वो उसकी खूबी बयान की गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देती हूँ अली बहुत पढ़ाकू लड़का है या अली बहुत मेहनती लड़का है। ठीक है, मैंने कह दिया बहुत मेहनती है, ठीक है, बहुत मेहनती, मैंने इसमें क्या किया, मैंने उसकी खूबी के बारे में बताया कि आया वो बड़ा मेहनती है, बड़ी मेहनत करने जा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने इसमें सिफ्त की बात की है। ठीक है, इसी तरह से आगे आ जाए इसमें जमा में। जमा में ऐसा होता है कि वर्ड जो होता है ना वो देखने में आपको लग रहा होता है कि ये जमा है, लेकिन वो सेंटेंस के अंदर एज अ सिंगुलर जो होता है ना, सिंगुलर सेंटेंस, मतलब कि सिंगुलर वर्ड जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ले लें लश्कर है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी इसका एक रोल आता है, कुछ वर्ड देखने में आपको लगते हैं जैसे शिप, ठीक है, शिप होता है, शिप्स कभी नहीं होता, आप कभी भी शिप्स नहीं आपके पास चाहे एक भेड़ है चाहे ज्यादा भेड़े हैं तो आपने शिप भी लगाना है, आप शिप्स नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरह इसका भी यही काम है कि जुमले में आपको वो नजर आएगा कि ये जमा है, लेकिन वो वहां पर काम क्या कर रहा होगा, एज अ सिंगुलर काम कर रहा होगा, वाहिद के तौर पर काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन सीगा कौन सा देगा आपको, जमा का देगा, दिखने में जमा होगा लेकिन काम उसका क्या होगा, वाहिद होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो है ना बकरियों का एक रेवड़ आ रहा है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बकरियों का एक रेवड़ आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं लगाऊंगी, आ रहे हैं क्यों लगाऊंगी मैं, मुझे लगा कि रेवड़ है, भाई ज्यादा सारी बकरियां आ रही हैं तो मैंने उसके लिए हैं लगाना है, रहे हैं, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका सेंस गलत हो जाएगा। रेवड है लेकिन वो आपके जुमले के अंदर एज अ वाहिद परफॉर्म कर रहा है, एज अ सिंगुलर परफॉर्म कर रहा है, आपने वहां पे कहना है कि बकरियों का एक रेवड़ जो है वो आ रहा है, ना कि आ रहे हैं। ठीक है, आ रहा है आप वहां पे पुट करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी, बाकी अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं तो आप कमेंट में पूछ लिया करें मुझसे, ठीक है, मैं आपको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, इसमें इस्तेफाम है। ठीक है, अब इसमें इस्तेफाम में क्या होता है, सवाली अल्फाज होते हैं। ठीक है, आप इसमें सिंपल वर्ड्स अपने माइंड में बिठा लें कि इसमें इस्तेफाम के अंदर वाई फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं, वाई फैमिली वाले वर्ड। ठीक है, जिसमें आप करें वाई, वट, व्हेन, वर, इसी तरह से आप इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये वाले जो वर्ड हैं, किसी भी सेंटेंस में ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो उसको वो आपको कहता है कि इसमें इस्तेफाम कौन है, आपने इसी लफ्ज को उठाना है और उसको बता देना है कि ये इसमें इस्तेफाम है। ठीक है, इसमें इस्तेफाम क्या होता है, एक सिंपल सी चीज होती है जो आपको, जिसके अंदर आपका जो है ना वो वाई फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं, उनको आपने जो है बस सेंटेंस में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, अली कहाँ जा रहा है, अब वो उसमें आपसे पूछेगा इसमें इस्तेफाम कौन सा है तो आपने उसमें उसको बताना है। तो आप अपने माइंड में इसके लिए ये चीज बिठा लें कि वाई फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वाई फैमिली वाले, हु, व्हेन, हाउ, वर, व्हाट, ये वाले जो वर्ड इन्हीं की उर्दू में ट्रांसलेट कर दे। ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, हाँ, तो इन ये जो वर्ड होंगे ना इनको जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ये आपके इसमें इस्तेफाम बन जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको वाई फैमिली कहते हैं। तो ये वाले वर्ड इनको आपने इसमें इस्तेफाम में लेने हैं। आई थिंक कि आपको जहां तक सारी चीजें बड़ी, इसमें जात की इकसाम, ठीक है, अब इसमें जात की इकसाम मुश्किल नहीं है, इसके जो नाम है ना, नाम के अंदर ही इसकी जो डिफाइन है वो छुपी हुई है। अब देखें नंबर वन पे वो कहता है इसमें आला। आला का मतलब क्या होता है, आलात, औजार। ठीक है, किसी भी और आलात का नाम है, किसी भी औजार का नाम है, उसको आपने इसमें आला कह देना है। ठीक है, सेंटेंस में अगर वो आपको एक पूरा सेंटेंस दे देगा, आपको कहेगा इसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें आला कौन सा है, तो आपने आपको पता चलना चाहिए उसके नाम से कि किसके बारे में बात हो रही है, आलात के बारे में बात हो रही है या औजार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि किसी भी आलात या औजार का जो नाम होगा वो इसमें आला होगा, क्योंकि इसम हम पहले पहले पढ़ के आए हैं, इसम हम कहते हैं नाम को। ठीक है, किसी भी चीज का नाम है तो औजार का जो नाम होगा उसको हम नाम क्या देंगे, इसमें आला। अब जैसे कुल्हाड़ा लिखा है, चाकू लिखा है, इस तरह से आप ज्यादा सारे लिखें, आरा लिखते हैं, जो भी आपके दिल में आ रहा है, मुंह में आ रहा है, जुबान में आ रहा है, आप वहां पे देखेंगे, सिर्फ आपने ये चीज देखना है कि आलात, कोई भी आला है, कोई भी आलात है, उसको आपने क्या कहना है, इसमें आला कह देना है। उसके बाद देखें सेकंड इसकी टाइप आ जाती है इसमें सूत। सूत हम कहते हैं आवाज को। तो सिंपल चीज यहां से याद रखनी है कि सूत का मैनी क्या होता है, सूत का मैनी होता है आवाज। ठीक है, सूत का मैनी क्या होता है, आवाज।
अब इसम हो गया नाम, यानी कि किसी भी आवाज को, किसी भी आवाज के नाम को हमने क्या कहना है कि इसमें सूत है। अब इसके अंदर आपने ना इंसानों की आवाजों को साइड पे रखना है, इंसान की आवाज को नहीं देखना। इंसान की आवाज के अलावा जानदार और बेजान जितनी भी चीजें हैं, उनकी जो भी आवाज है ना, उसको आपने कहना है इसमें सूत है। जैसे चू चू, काए काए, गुड़ गुड़, ठीक है, गुटड़ गूं, वो जो सारी आवाजें होंगी उसको आप किसके जमरे में लेके आएंगे? इसमें सूत के जमरे में। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म देखें, थर्ड में कहता है इसमें मुकब्बिर। ठीक है, इसमें जो मुकब्बिर है ना, ये निकला है अकबर के अंदर से। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मुकब्बिर कहाँ से निकला है? अकबर के अंदर से। और अकबर का मैनी क्या होता है? बड़ा। ये आप सबको बात पता है कि अकबर का मैनी क्या होता है? बड़ा। मुकब्बिर कहाँ से निकला है? अकबर से निकला है। अकबर का मैनी होता है बड़ा। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को, आप छोटी सी वो बात है और आप उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, बड़ा करके बता रहे हैं दूसरे को, तो मतलब आप क्या बयान कर रहे हैं? आप इसमें मुकब्बिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुकब्बिर निकला है अकबर से। अकबर का मतलब होता है बड़ा, और कोई भी चीज जिसको हमने बड़ा बना के पेश किया है उसको हम इसमें मुकब्बिर कहेंगे। जैसे बात से बतंगड़, मीन की छोटी सी बात थी, तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना दी है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि बात तो छोटी सी थी, तुमने बात का बतंगड़ ही बना दिए। इतनी सी तो बात थी, तुमने उसका बतंगड़ बना दिया। मीन की छोटी सी बात का बतंगड़, छोटी सी बात को मैंने क्या किया? बढ़ा चढ़ा के आगे पेश किया है। ठीक है, मैंने उसको बड़ा करके पेश किया, तो इसका मतलब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? इसमें मुकब्बिर की बात। इसी तरह से अगर आप इसमें मुसगिर पे आ जाओ, तो इसमें मुसगिर में क्या होता है? इसमें मुसगिर का मतलब है कि ये वाला वर्ड निकला है असगर से। ठीक है, ये वाला वर्ड कहाँ से निकला है? असगर से। तो असगर का मतलब होता है छोटा। नाम है ना दो, अकबर और असगर। अकबर का मतलब था बड़ा, असगर का मतलब होता है छोटा। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज है वो छोटी सी है और आपने उसको बड़ा बना के, सॉरी, कोई भी चीज है वो बड़ी है और आपने उसको छोटा बना के पेश किया है। ठीक है, असगर का मतलब क्या होता है? छोटा। अकबर का मतलब क्या होता है? बड़ा। अकबर में हमने क्या किया था? हमने छोटी चीज को बड़ा बना दिया था। यहाँ पर हमने क्या करना है? बड़ी चीज को छोटा बना देना है। सिंपल सा डिफरेंस है। वहां पर हमने क्या किया था? छोटी चीज को बड़ा बनाया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमारे पास बड़ी चीज होगी उसको हम छोटा बना देंगे। ठीक है, कि किसी चीज के छोटा होने को जाहिर करना। जैसे पलंग है, तो मैंने क्या दिया? पलंगड़ी। मैं पलंगड़ी पे सोई हुई। पलंगड़ी नहीं होता, पलंग पलंग होता है। मैंने क्या किया? मैंने उसको बड़ा बना, छोटा सा बना के जाहिर किया कि मैं छोटी सी जगह पे सोई हुई हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसको आप बड़ा करके पेश करेंगे वो अकबर के जमरे में आएगा, इसमें मुकब्बिर के जमरे में आएगा। और ऐसी चीज जिसको आप छोटा करके पेश कर रहे हैं, वो इसमें मुसगिर जो है, अमीर के असगर से ये निकला है, असगर का मतलब छोटा है, तो वो आपकी इसमें मुसगिर के टाइप में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें जर्फ। ठीक है, इसमें जर्फ के आगे टू टाइप्स होती हैं, एक होता है जरफे जमा और एक होता है जरफे मका। अब इसमें भी सिंपल चीज याद करें, जमा का मतलब होता है जमाना। जमा का मतलब क्या होता है? जमाना। ठीक है, कि ऐसी चीज, ठीक है, जो वक्त के मैनी आपको दे रही है, जमाना बता रही है, आपको टाइम बता रही है। इंग्लिश में देखने टाइम बता रही है। ठीक है, जरफे जमा क्या होता है? टाइम। अगर टाइम की बात आ जाए, साल, घंटे, सेकंड, मिनट, ठीक है, तो अगर टाइम की बात आ रही है तो आपने उसको क्या कहना है? इसमें जरफे जमा। जमा मीन के जमाने की बात आ रही है, वक्त की बात आ रही है, टाइम की बात आ रही है। अगर आप इसी के दूसरी तरफ चले जाएं, इसमें जरफे मकान। अब देखिए, मकान, हम मकान किसको कहते हैं? मकान, हमारे मकान है, हमारे घर है, जगह है एक। तो इसका मतलब है मकान जो होता है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है? जगह को, जगह की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें जरफे मकान, आपने किसी जगह के बारे में बताना है। ठीक है, अब इसमें आप अपनी एग्जाम्पल लेना, हमारे घर है, हम उसको मकान कहते हैं। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारे मकान है। इसका मतलब कि मकान मीन के जगह, कोई भी जगह हो सकती है, ईदगाह, जनाजागाह, आपका अपना घर हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज को आप, अगर जब जगह की बात होगी तो आप उसको कहेंगे कि ये इसमें ज़र्फ़े मकां है। जब वक्त की बात हो रही होगी तो आप कहेंगे कि ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़माना दिखाया गया है और उसमें जगह दिखाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर बस आपने ये करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, तो इसमें सिफ्त की इकसाम। अब देखिए, सिफ्त का मतलब होता है खूबी। सिफ्त का मतलब क्या होता है? खूबी, किसी चीज की हम खूबी बता रहे होते हैं। ठीक है, सिफ्त हमने पीछे पढ़ा भी था, एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसी की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है सिफ्त जाती। ठीक है, सिफ्त जाती। जाती देखें, वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपने किस चीज पे बात करनी है। आपने जाती खूबी या बुराई बुराई बतानी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मारिया की बात कर रहे हैं तो आप मारिया की पर्सनल कोई चीज बताएंगे कि मारिया का कलर ब्लैक है।
आपने मारिया की पर्सनल चीज बताई है, ठीक है, मारिया पढ़ाई में नालायक है या लायक है, जब आप उसकी जात के बारे में बात कर रहे होंगे, उसकी जाती चीज को बयान कर रहे होंगे, देन आप कहेंगे सिफ्ते जाती, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप देखें, सिफ्ते निस्बती। सिफ्त निस्बती ये होता है कि जब आप किसी चीज के साथ निस्बत दे रहे होते हैं, किसी चीज के साथ तल्लुक को जाहिर कर रहे होते हैं। निस्बत का मतलब होता है तल्लुक, किसी भी चीज के साथ निस्बत देना, किसी भी चीज के साथ तल्लुक को जाहिर करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ ना मुझे चरखा पसंद है, नहीं, मैंने क्या कहा, मुझे लाहौरी चरखा पसंद है, मैंने चरखे को लाहौर के साथ निस्बत दी है कि लाहौर का जो चरखा है वो मुझे पसंद है, ठीक है। गुड़िया, गुड़िया के साथ मैंने कह दिया जापानी, गुड़िया को मैंने किससे निस्बत दे दी है, जापान से, कि जापानी गुड़िया बहुत प्यारी होती है, ठीक है। ऐसे में कह दो सरगोदा की लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, तो वहां पे मैं क्या किया, मैंने लड़कियों को सरगोदा से निस्बत दी है कि सरगोदा की लड़कियां प्यारी होती हैं, ठीक है। लाहौर के लड़के बहुत बुरे होते हैं, तो मैं वहां पे क्या कर दूंगी कि मैंने लड़कों को लाहौर के साथ जो है वो निस्बत दे दिया। ऐसी बात नहीं है, मैंने बस वैसे ही कहा है, होते होंगे, मैंने, मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिफ्ते अददी, ठीक है, सिफ्ते अददी। अब अददी में आपने क्या बताना है, अददी में आपने किसी भी चीज की का अदद बताना है। अदद का मतलब होता है तादाद बताना है, किसी भी चीज की तादाद आपने नंबर की फॉर्म में बतानी है। 10 फौजी हैं, 2 किलो आटा है, 4 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, ठीक है। इस तरह से मीन के किसी भी चीज की आप अदद बता रहे हैं, किसी भी चीज की आप कीमत नंबर्स के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। आप नंबर्स के फॉर्म में उसको शो कर रहे हैं, पता चल रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि कितने इंसान खड़े हैं, कितने फौजी बैठे हैं, कितने किलो आटा लेके आई हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मिकदारी देखें तो इसमें हमने जस्ट मिकदार बतानी है, इसमें नंबर नहीं होगा, इसमें एक अंदाजन चीज बताई जाएगी, एक आइडिया बताया जाएगा, किसी मिकदार के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देती हूँ, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी में, हम ऐसे, अगर हम कह दें ना 1 गिलास पानी, अगर मैंने कहा है 1 गिलास, अब मैंने उसके साथ एक लगाया, मीन की मैंने उसके साथ अदद लगा दिया, मैंने सिर्फ अददी की बात की है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी, ठीक है, मैंने अंदाजन कहा है, मैंने उसको बताया नहीं है कि मुझे कितना सा चाहिए, थोड़ा सा, जिसका मतलब क्या है कि मैंने मिकदार बताई है, थोड़ा या ज्यादा मैंने क्या किया, उसकी मिकदार बताई है। जब आप अंदाजन किसी चीज को बता रहे होंगे तो वो आप मिकदारी बताएंगे, जब आप नंबर के साथ शो कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, क्लियर करेंगे अपनी बात कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो आपकी क्या आ जाएगी, अदद आ जाएगी। इसमें बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ही इजी है ये दोनों चीजें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें फाइल और इसमें माफूल आ जाता है, ठीक है। इसमें फाइल हम कहते हैं सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट का आपको पता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है ना तो उसमें ये 3 चीजें मस्ट होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर वो नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसमें फेल हमारे पास आ गया, इसमें फाइल, इसमें फाइल में आपने क्या बताना है, सब्जेक्ट के बारे में। आप सबको पता है सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, जो काम कर रहा है, पढ़ाने वाला, सोने वाला, गाने वाला, ईटीसी। आई थिंक इसका ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। फिर आपके पास आ जाते हैं इसमें मफूल, ठीक है। मफूल हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को, कि जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि अली ने अखबार पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अली है वो फाइल है, क्यों, क्योंकि अली काम करने वाला है, ठीक है, वो फाइल है। अगर आप उसको इंग्लिश में देखें तो वो सब्जेक्ट हो गया। अखबार जो है, अखबार के ऊपर काम हो रहा है, अली किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, अखबार के ऊपर, अखबार पढ़ रहा है, तो अखबार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मफूल है। अली काम क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, ठीक है। फेल कौन सा कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ा जो है ये आपका उर्दू के लिहाज से इसको आप फेल कहेंगे, और इंग्लिश के लिहाज से आप इसको वर्ब कहेंगे, ठीक। मार्फा जो है, इसमें मार्फा हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन जो होता है, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर थिंग्स जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हमने इसकी टाइप्स पे बात करनी है कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं, फिर आगे इसकी टाइप्स की भी टाइप्स हैं, तो उनको भी आज हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इसकी जो सबसे पहले टाइप आती है ना वो है इसमें इल्म, अलम, ठीक है। इसमें अलम क्या होता है, अलम होता है मीन की निशानी या झंडे या किसी चीज को कहना, ठीक है। किसी भी चीज के साथ आप किसी चीज को निस्बत दे रहे हैं, किसी भी चीज का की निशानी को बयान कर रहे हैं, उसको आपने इसमें अलम कहना है। इसमें अलम के बारे में आपसे नहीं पूछता, आपसे पूछता है जिसमें अलम की आगे टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है लकब, खताब, कुनियत, तखल्लुस और उर्फ,
ठीक है। लकब क्या होता है? लकब वो होता है जो कौम की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। पूरी नेशन मिल के जो आपको कोई चीज दे रही है ना, उसको आप कहते हैं लकब। जैसे कायदे आजम को दिया गया था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था तो उनको लकब दिया गया था कायदे आजम। अब उनको ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, उनको ये किसने दिया था? अवाम ने दिया था, नेशन ने दिया था, ठीक है। अब इसी के अगर साथ आप खताब को देखें, खताब वो होता है जो किसी खूबी की वजह से, कि आपके अंदर कोई खूबी है, कोई अच्छी बात है, और उसकी वजह से ना आपको गवर्नमेंट दे रही है, आपको हुकूमत दे रही है, तो उसको आप खताब कहेंगे। इन दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। लकब वो होता है जो कौम की तरफ से मिलता है, खताब वो होता है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है किसी खूबी की वजह से, ठीक है। जैसे अब्दुल सितार एदी को मिला, उस तरह से मतलब आप अगर उसमें एग्जाम्पल ले लें तो निशान हैदर ले लें। अब निशान हैदर गवर्नमेंट देती है, ठीक है, अवाम नहीं दे रही, गवर्नमेंट देती है। तो जो चीज गवर्नमेंट आपको दे रही है उसको आपने खताब कहना है, जो चीज आपको अवाम दे रही है, अवाम की तरफ से मिल रहा है, उसको आपने क्या कहना है? लकब कहना है। फिर थर्ड टाइप इसकी आ जाती है कुनियत। कुनियत होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। आपको माँ बाप, बेटा बेटी की निस्बत से अगर बुलाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम पूरा जो आपका नाम होगा, तो आपके नाम के आगे जो अगला वर्ड होगा ना, वो आपके फादर का नाम लगाया हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? कि वो आपकी कुनियत है, आपको आपके बाप की नाम की निस्बत बुलाया जाता है, ठीक है। उसको हम कुनियत कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा अबू तालिब, तो जिसका भी कोई नाम होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दें मुदस्सिर अली, ठीक है, हम लिख देते हैं मुदस्सिर अली। अब जो अली था ना, ये उसके बाप के नाम के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाप का कोई नाम होगा, अकबर अली या असगर अली, तो उसने क्या होगा किया होगा कि वहां से उसने ये नाम निकाल के अपने बेटे के नाम के साथ लगाया होगा। तो अब जिस नाम की वजह से उसको कुनियत मिली है वो कौन सा है? अली है। अली की निस्बत से उसको बुलाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये उसकी क्या है? कुनियत है। फिर आप जहां पर आगे आ जाए तखल्लुस में, ठीक है। तखल्लुस में, तखल्लुस बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें जो शायर अपने नाम की जगह पे वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, आखिरी मिसरे के अंदर वो यूज करते हैं, उसको हम तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। आखिरी मिसरे में वो क्या करते हैं? अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते, अपने नाम की जगह कोई और वर्ड लगा देते हैं, तो उस वर्ड को आपने कहना है तखल्लुस। वो भी आपको इसी तरह से देगा, आपको एक शेर दे देगा, उसमें आपको कहेगा कि इसमें तखल्लुस बताएं कौन सा वर्ड है। तो आपने बताना है शायर ने जो अपने नाम की जगह वहां पे यूज किया वो होगा ना लफ्ज, जैसे हाली हो गया, ठीक है, गालिब हो गया। तो इस तरह वाले जो वर्ड होते हैं वो तखल्लुस होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं उर्फ। उर्फ क्या होते हैं? जब हम किसी को प्यार से, लाड से या नफरत से कोई नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। मीन कि हमने किसी का कोई नाम बिगाड़ दिया है, देन भी उर्फ होगा। हमने किसी को प्यार से कोई नाम बुलाया है, तो देन भी क्या हो जाएगा? वो उसका उर्फ हो जाएगा। बहुत सारे सब लोगों के कोई ना कोई नाम होते हैं, ठीक है। मेरे भी हैं, मानो है, मिट्ठू है। तो मुझे अब जो लोग मेरे घर वाले मुझे बुलाते हैं, मानो बुलाते हैं, मिट्ठू, तो वो मुझे प्यार से बुलाते हैं, इसका मतलब कि वो मेरा उर्फ बुलाते हैं, ठीक है। मेरा उर्फ नाम है। मेरा उर्फ नाम क्या है? जो मुझे उल्टा नाम मेरा लिया जा रहा है, ठीक है। या प्यार से बुलाया जाता है या नफरत से बुलाया जाता है। इसी तरह से आप लोगों के भी नाम होंगे, ठीक है। जो घर वाले आपको प्यार से बुलाते होंगे तो उसको आपने क्या कहना है? कि उर्फ होना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट वो कहता है कि इसमें जमीर। अब जमीर बहुत ही सिंपल है। जमीर में आपने क्या देखना है? आपने प्रोनाउन को देखना है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जिसमें हम नाम की जगह कोई और वर्ड यूज कर रहे होते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अली लगाया है, तो नेक्स्ट जब मैं बात अली की कर रही होंगी तो मैं अली नहीं कहूंगी, मैं क्या कहूंगी? ही कर दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मारिया की बात की है, तो जब मैं नेक्स्ट मारिया के बारे में कुछ कहूंगी तो मैं मारिया का नाम दोबारा से नहीं लूंगी, मैं शी बोलूंगी। क्योंकि एक ही नाम बार बार दोहराना वो बड़ा अजीब सा, मारिया अच्छी लड़की है, मारिया ये करती है, मारिया ये करती है, वो थोड़ा और हो जाता है। हम क्या करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, अपने आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं कुछ भी, तो हम एक ही दफा बंदे का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम उसको ही या शी कहकर बुलाते हैं। तो उर्दू में भी जमीर को आपने प्रोनाउन कहना है, उर्दू में भी बिल्कुल इसी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अली एक लड़का है, वो बहुत जहीन है, वो रोजाना स्कूल जाता है। अब मैं जहां पर वो यूज कर रही हूँ, तो वो मैंने क्या किया? उसके नाम को मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने उसके नाम की जगह पे और वर्ड यूज किया। तो मैंने उसके नाम की जगह पे जो वर्ड यूज किया होगा उसको मैं क्या कहूंगी? इसमें जमीर कहूंगी। इसमें जमीर मीन के प्रोनाउन। तो आपने इसको यहीं से याद रखना है कि इसमें जमीर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। आई थिंक इन चीजों की आपको समझ आ गई होगी, बड़े इजी से हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें। अब आपने इसमें जमीर पढ़ा, इसमें जमीर की आगे टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें जमीर की क्या है? टाइप्स हैं। जिस तरह से प्रोनाउन की टाइप है। अब प्रोनाउन की टाइप में क्या आते हैं? प्रोनाउन की टाइप के अंदर तीन पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके लिए बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, गायब है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पर और अली है, अली और मैं बातें कर रहे हैं,
ठीक है, तो मैं पहला पर्सन हूँ क्योंकि मैं अली के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अली दूसरा पर्सन है, अली यू है, मैं आई हूँ, अली यू है। और मैं बात किसकी कर रही हूँ, मैं आगे तीसरे पर्सन किसी अकबर के बारे में बात कर रही हूँ, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो ही होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। दो लोग मौजूद होते हैं, जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसके साथ वो बात कर रहा होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और जो बंदा मौजूद नहीं होता उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आपका ही हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जमीर की भी आपने उर्दू में टाइप्स लेनी है। जो इसमें जमीर में फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं इसमें जमीर मुतकल्लम, दूसरा होता है इसमें जमीर हाजिर, और तीसरा होता है इसमें जमीर गायब। ठीक है, अब हाजिर और गायब से तो आपको पता चल गया ना, हाजिर वो कि जो मौजूद है, यू मीन तुम का मतलब यानी यू उसने यहाँ पे यूज किया। मुतकल्लम मीन के मारिया, मारिया बात करने वाली है, मारिया क्या कर रही है, तुमसे बात कर रही है। आई, मारिया फर्स्ट पर्सन है, मारिया इसमें मुतकल्लम है। फिर आ जाता है इसमें जमीर गायब, गायब का मतलब कि गायब है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। दो बंदे मारिया वाली बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वो शाहजेब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शाहजेब उनके यहाँ मौजूद नहीं है, वो तीसरा बंदा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो उसके लिए क्या होगा, इंग्लिश में ही हो जाएगा, उर्दू में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसमें जमीर मुतकल्लम क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें मैं लगता है। इसमें जमीर हाजिर क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है जिसमें तुम लगता है, इंग्लिश के जमरे में यू हो गया। और इसमें जमीर गायब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है जिसको आप ही शी इट कह सकते हैं। ठीक है, ही या शी मीन के वो बंदा जो मौजूद नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी अगर जिस चीज की समझ नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। दोबारा बता देती हूँ, जो प्रोनाउन होता है उसकी थ्री, उसके अंदर तीन पर्सन होते हैं। ठीक है, उसमें तीन पर्सन होते हैं बात करने वाले, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, एंड थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही होती है, मीन के वो दोनों एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जो मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। इसी को आपने उर्दू वाली ग्रामर के साथ जोड़ देना है। इसमें मुतकल्लम जो है, इसमें जमीर मुतकल्लम उसको आपने फर्स्ट पर्सन कहना है, फॉर एग्जाम्पल मारिया। इसमें जमीर हाजिर जो है वो सेकंड पर्सन है, तुम। फॉर एग्जाम्पल मुदस्सिर है, मारिया मुदस्सिर से बात कर रही है। इसमें जमीर गायब फॉर एग्जाम्पल शाहजेब है, जो इन दोनों के साथ वहां पर मौजूद नहीं है और उसके बारे में वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपका थर्ड पर्सन होगा, जिसके लिए आप देखिए मेरे बोलने में भी वो कहा, तो वो मीन थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है। ठीक है, ही या शी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें इशारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इसमें इशारा। इसमें इशारा के भी टू टाइप्स हैं। इसमें इशारा करीब, इशारा बईद। ठीक है, इशारा करीब, अब देखिए नाम से ही एक चीज आपको शो हो रही है, इसमें भी आपको नाम से पता चले, तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की तो जरूरत नहीं है। इशारा करीब क्या है, मीन कि आपने करीब की तरफ इशारा किया, करीब की चीज में, जिसमें आप कहते हैं दिस दीज। ठीक है, दिस दीज इंग्लिश में आप यूज करते हैं। इशारा बईद क्या होता है कि दूर की चीज की तरफ इशारा करना, दोज डैट। यहाँ पर आपने ये याद रखना है, इशारे दो तरह से होते हैं, करीब के इशारे और दूर के इशारे। ठीक है, करीब के इशारे में इंग्लिश के लिए आप यूज करते हैं दिस और दीज, और दूर के इशारों के लिए आप यूज करते हैं इंग्लिश में दैट और दोज। इसी तरह से आपने उर्दू में भी यूज करना है। अगर आपने ये किया है दिस, अगर आपने वो किया है तो दैट। ठीक है, दिस दैट। इसी तरह से उर्दू में देखें, ये इस वो उस। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ कोई चीज मुश्किल नहीं है जिसकी हम आपको यहाँ पर लगे कि हमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख ले, नंबर 4 है। नंबर 4 पे वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें मसूल। अब इसमें मसूल को ना वैसे इसको फ्रेज कहते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि आप इसको ना कंसाइडर करें कि ये फ्रेज है। क्योंकि देखिए फ्रेज वो होती है जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रही होती, इसमें मसूल का भी यही काम है। इसमें मसूल जो है ना वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता जब तक हम उसके साथ दूसरा सेंटेंस नहीं लगाएं। ठीक है, ये कभी भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, अकेला हमें कोई मैनी नहीं देता। अगर हम इसके साथ दूसरा जुमला लगाएंगे, दूसरा सेंटेंस लगाएंगे, देन ही हमें बात की समझ आएगी कि बात हो क्या रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जो कुछ, जो कुछ मैंने फॉर एग्जाम्पल मुदस्सिर से कहा है जो कुछ, तो वो मुझे आगे से कहेगा क्या जो कुछ। तो मतलब ये है कि मुझे अपनी बात करने के लिए आगे दूसरी लाइन बोलनी पड़ेगी, जब मैं साथ दूसरी लाइन लगाऊंगी देन उसको बात में समझ आएगी। और जब आपको किसी सेंटेंस की समझ नहीं आ रही, इनकम्प्लीट बात की जा रही है, तो उसको आपने इसमें मसूल कहना है। और यही काम फ्रेज के अंदर भी होता है, इसी वजह से मैंने इसको फ्रेज के साथ रिलेट किया ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट कहता है वो कि फेल की एग्जाम, अब ये आपको आता है, ठीक है। फेल की एग्जाम आपने जमाने के लिए आनी है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये हमारे टेंसेस हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट वो था जो गुजर गया है, जिसमें था, थी, थे आएगा, ठीक है। तो इसमें अभी आप उर्दू में आपने जस्ट यही कुछ याद करना है। फिर हाल आ जाता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन की जो चीज मौजूद है, जैसे हम अभी लेक्चर ले रहे हैं, हम मौजूद है जमाने में, हम करेंगे हैं, हूं, हैं, ठीक है। मुस्तकबिल मीन फ्यूचर, के फ्यूचर में हम सीएसपी बन जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे ये लेक्चर ले रहे हैं उनको उर्दू अच्छे से याद हो जाएगी, उनके लिए वो क्या हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है, गा, गी, गे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, गा, गी, गे लगा देना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इन चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, उसके बाद देखें जो मेन चीज आपसे है, हरूफ तशबीह, इसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन दे देते हैं एमपीटी के अंदर। इसको जरा गौर समझ लें। हरूफ तशबीह में ये होता है कि आप ना एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला रहे होते हैं, ठीक है। आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला रहे होते हैं। मीन आप कहते हैं कि ये वाली जो चीज है ना, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा बेटा चांद की तरह है, मेरा बेटा चांद, मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे को चांद के साथ मिलाया है, उसको चांद कहा नहीं है, मैंने कहा है कि वो चांद के जैसा है। जब हम किसी चीज के जैसा कहेंगे या किसी चीज की तरह कहेंगे, मीन कि उसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं, कि उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसको हमने कहना है तशबीह। ये जरा गौर से अपने माइंड में बात रखिएगा, आगे इस्तारा भी आएगा। इस्तारा जो है उसका और मतलब है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं। तशबीह का मतलब ये होता है कि किसी चीज के जैसा कहना। ये नहीं है कि आपने अपने बेटे को कंप्लीट कह दिया कि मेरा बेटा तो चांद ही है, नहीं। आपने कहा चांद के जैसा है, आपने क्या किया, सिर्फ उसके साथ रिलेट किया है, कहा कि चांद की तरह खूबसूरत है, बस। चांद नहीं कहा, आपने कहा चांद के जैसा है, उसको आपने कहना है तशबीह, हरूफे तशबीह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना मेरा बेटा चांद के जैसा, तो मैंने उसको तशबीह किसके साथ दी है, चांद के साथ। लेकिन अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि बताएं मेरा बेटा चांद जैसे, इसमें तशबीह कौन सी है, तो आप सब लोग टिक करके आएंगे चांद के ऊपर, जबकि चांद नहीं है, यहाँ पर है जैसा। जैसा तशबीह है, मैंने क्या कहा, किसी चीज के साथ रिलेट करना है, किसी चीज के साथ मिलाना है, बताना है कि उस चीज की तरह है, उस चीज के जैसे, ना कि वो चीज है, वो चीज नहीं है, सिर्फ उस चीज के जैसा है। तो आपने यहाँ पे कहना है मेरा बेटा चांद के जैसा है, तो आपने यहाँ पे जो जैसा होगा वो आपका ऑप्शन में जो होगा उस पे आपने टिक करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना दो चीजें आपसे वो पूछ लेते हैं, तो आपने ये भी याद रखनी है। एमपीटी में एक दफा ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मुशब्बा और मुशब्बा बा, ठीक है। मुशब्बा क्या होता है, जिस चीज को आप तशबीह दे रहे हैं। अब आप इसको ले लें, मेरा बेटा चांद जैसा है, इसमें मैं किसको तशबीह दे रही हूँ, अपने बेटे को दे रही हूँ। तो जो बेटा होगा ना वो मुशब्बा है, ठीक है, क्योंकि मैं मुशब्बे को तशबीह दे रही हूँ किसी चीज के साथ। तो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे होंगे वो मुशब्बा है, ठीक है। मुशब्बा बा वो होता है कि जिस चीज के साथ आप उसको रिलेट कर रहे हैं, जिस चीज के साथ आप उसको मिला रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने बेटे को मिलाया चांद के साथ, तो चांद क्या हो जाएगा, मुशब्बा बा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है। अब देखिए नीचे मैंने पूरा एक सेंटेंस बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब वो पेपर में दे सकता है मेरा बेटा चांद जैसे, आपसे पूछेगा मुशब्बा क्या है, आपको पता होना चाहिए मुशब्बा वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है बेटे के बारे में, ठीक है, बेटा मुशब्बा है। फिर वो कहेगा मुशब्बा बा क्या है इसमें, आपने कहना है बेटे को जिस चीज के साथ मिलाया जा रहा है वो वाली जो चीज होगी ना, जिस चीज के साथ आप उसको मिला रहे हैं, जिस चीज के साथ आप उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं, जिस चीज के साथ आप उसको कह रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके जैसा है, वो वाली जो चीज होगी वो मुशब्बा बा होगी, ठीक है। फिर अंदर जो वर्ड आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसा आ जाता है, की तरह आ जाता है, तो वो जो वर्ड होगा वो आपका तशबीह होगा। दूसरे दो वर्ड तशबीह नहीं होंगे, बेटा मुशब्बा होगा, चांद मुशब्बा बा होगा, और जैसा तशबीह होगा। मैं ये बार बार बात आपको कर रही हूँ, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, यहीं पर हमारी मिस्टेक होती है। तशबीह वाला वर्ड देता है, पेपर में पूछता है तशबीह कौन सी है सेंटेंस में, क्या कौन सा वर्ड है जो तशबीह है, तो हम लोग क्या करते हैं, चांद पे टिक करके आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसको चांद के साथ रिलेट किया। चांद नहीं है, चांद इस तारा है, ठीक है। तो चांद अगर आप यहाँ पे देखें, बेटा मुशब्बा है, चांद मुशब्बा बा है, और तशबीह कौन सी है, जैसा है, ठीक है। अब अगर आपको फिर भी यहाँ पर किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, और काइंडली जरा गौर से चीजों को सुनिएगा। इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपका उर्दू वाला मसला जो है वो सोल्व हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक एमपीटी के लिए उर्दू जो है ना वो कोई नहीं पढ़ा रहा। तो मुझे काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो अच्छे से लेक्चर लीजिएगा, जिस चीज की समझ नहीं आए मुझसे वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपका इस्तारा। इस्तारा क्या होता है,
हू बहू किसी चीज को दूसरी चीज के जैसा कह देना, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने पीछे कहा था मेरा बेटा चांद के जैसा है, मैंने कहना नहीं मेरा बेटा तो चांद है, मेरा बेटा चांद है, मैंने अपने बेटे को चांद के साथ मिलाया नहीं है, मैंने कहा मेरा बेटा चांद ही है, ठीक है। जब मैंने उसको कंफर्म कह दिया है, मैंने कह दिया है कि मेरा बेटा चांद ही है, बिल्कुल उसके साथ मिला दिया है, उसकी तरह नहीं कहा कि चांद की तरह प्यारा नहीं है भाई, मेरा तो बेटा है ही चांद। तो जब मैं इस तरह के वर्ड यूज करूंगी तो मैं उसका मतलब है कि मैंने इस तरह यूज किया है, ठीक है। इसको भी माइंड में रखिएगा, तशबीह और इसमें यही फर्क होता है। आपको सेंटेंस में वो दे दे इस तरह का, अगर वो कह दे कि मेरा बेटा चांद है, ठीक है, या मेरा चांद बहुत प्यारा है, ठीक है, इस तरह से कोई आपको वर्ड दे तो उसमें वो आपसे इस तारे की बात कर रहे हैं। अगर वो वहां पे सेंटेंस के अंदर जैसा, की तरह, इस तरह का कोई वर्ड आ जाते तो इसका मतलब कि वो तशबीह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तशबीह जो होती है उसके अंदर हम सिर्फ चीजों को रिलेट करते हैं दूसरे के साथ, हम बताते हैं कि उसके जैसी है, ठीक है। मारिया और इकरा दोनों एक जैसी हैं, मारिया इकरा की जैसी है, मारिया को इकरा के साथ क्या दी गई है, तशबीह दी गई है, जैसी का वर्ड आ गया अंदर। इस तरह क्या होगा कि जब मारिया हू बहू इकरा ही है, ठीक है, मारिया हू बहू इकरा ही है, मारिया हू बहू इकरा की कॉपी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने उसके साथ तशबीह नहीं दी, मैंने कहा कि उसी की तरह ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं उसके साथ मिला नहीं रही, मैं कह रही दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो उसको आपने कहना है इस्तारा, ठीक है। यहाँ पे इस्तारा और तशबीह में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेगा, इसमें एमसीक्यू मस्ट आता है। अच्छा, उसके बाद देख लें अफेक्सिस आते हैं। अफेक्सिस की आपको नहीं होगा, आपको उर्दू में समझ नहीं आई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में इसको मेंशन किया है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस होता है और सफिक्सेस होता है। प्रीफिक्सेस का क्या होता है, प्रीफिक्सेस होते हैं सबके, ठीक है। प्री का मतलब होता है, अब आपने ना आपके उर्दू में आपके बुक में आपने देखा होगा सिलेबस में, साबके और लाहके होते हैं, ठीक है, साबके और लाहके। तो आपने इसका इंग्लिश में मीनिंग याद रख लेना है, साबके को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस और लाहके को हम कहते हैं सफिक्सेस, ठीक है। साबके को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, लहके को हम कहते हैं सफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस, आप देखें यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्री, प्री, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड में एडिशन के लिए पहले यूज किया जाता है ना, उसको हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। मीन के उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, साबके। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अहल लिखा, तो मैंने लिख दिया अहले हिम्मत, अहले इल्म, ठीक है। अब ये अहल अहल पहले आया है, अब अगर वो आपसे इस तरह दे के अहले इल्म है, ये कौन सा है, तो आपने बताना है, वो आपसे पूछेगा ये साबके है या लहके है, तो आपने बताना है कि ये साबके है। क्यों? क्योंकि अहल का वर्ड यूज हुआ है, पहले यूज हुआ है, बाद में नहीं यूज हुआ। जो चीज बाद में यूज होती है, अगर ऐसा कोई वर्ड जिसमें बाद में यूज हो रहा है, ठीक है, कोई वर्ड है आपके पास और उसके अंदर बाद में यूज हो रहा है, तो आपने उसमें उसको कहना है कि वो सफिक्सेस हैं, ला हक्के हैं। ला हक्के मतलब बाद में जो लफ्ज यूज होता है, ठीक है। मैंने लिखा डम, आगे मैंने ईडी लगा दिया डम्प्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अंग्रेज लिखूं, मैंने लिख सॉरी अंगेज लिखूं मैं, और उसके आगे मैं लिख दूं हैरत अंगेज, फितना अंगेज। अब जो अंगेज का वर्ड था वो लास्ट पे आया है, जब वो लास्ट पे, तो इसका मतलब है कि वो सफिक्सेस बता रहा है, वो सफिक्सेस है, सफिक्सेस की टाइप है, ठीक है। अगर वर्ड पहले आएगा तो वो साबके की टाइप होगी, प्रीफिक्सेस की। अगर वर्ड जो एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो बाद में आएगा तो वो लहक्के की टाइप होगी, और उसको हम क्या कहेंगे, सफिक्सेस कहेंगे, ठीक है। ये ज्यादा आते नहीं है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको इस तरह से अपने माइंड में बिठा लें। दो चीजें आपने याद करनी है सिर्फ इसमें, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। प्री का मतलब होता है पहले, अगर आपको ये याद होगा दूसरा तो खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्सेस के मतलब है कि जो वर्ड पहले, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड हम लगा रहे हैं तो वो हमारे सब के हैं। अगर अब एक तो हो गया, दूसरी टाइप में जाहिर सी बात है फिर बाद में आने वाली जो चीज होगी उसको हम सफिक्सेस कहेंगे या लाहके कहेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पीएमएस के अंदर भी आपका ये काम आ जाएगा ये वाला लेक्चर, ठीक है। पीएमएस में भी आपको सेंटेंस देता है, वो गलत होते हैं और आपने उनको ठीक करके जो है वो लिखना होता है वहां पे बकायदा, आई थिंक आपका 10 नंबर का आता है ये। अच्छा, इसमें देखें कि हमने पढ़ना है जुमलों की तस्दीक, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो नंबर वन रूल है ना, पहला फर्स्ट रूल है, उसके अंदर ये है कि मुजक्कर की जगह उसने मोनस लगाया हुआ होता है और मोनस की जगह उसने मुजक्कर लगाया हुआ होता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि बाज दफा वो ऐसा करता है कि जहां पर मुजक्कर होना होता है वहां पर मोनस दे देता है, और जहां पर मोनस होना होता है वहां पर वो मुजक्कर दे देता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, वहां यहाँ पे उसने लिखा कि आपका उर्दू कमजोर है, ठीक है, आपका उर्दू, जबकि यहाँ पे का नहीं होना था, यहाँ पे होना था की। आपकी उर्दू कमजोर है। फिर उसने यहाँ पे कहा दही कड़वी है, दही कड़वी नहीं होती, दही कड़वा होती है, ठीक है, दही कड़वा है।
दही कड़वी नहीं है। हम जब डेली बोलते हैं ना वर्ड के अंदर, तो हम उस वक्त दही खट्टी है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होती है, ठीक है, दही खट्टा है। तो इसको आपने अपना डेली लैंग्वेज में भी इस वर्ड को जो है आपने उसको करेक्शन इसकी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नंबर 2 रूल। नंबर 2 रूल में ऐसा होता है कि कुछ वाहिद होते हैं जिसकी जगह पर वो आपको जमा लगा देता है, और कुछ जगह पे जमा होता है और जहां पर वो वाहिद लगा देता है, ठीक है, इसमें भी वो चेक कर होता है। अब देखिए यहाँ पे उसने लिखा तले बिल्मो काम करता है, ठीक है, ताले बिल्मो काम करते हैं। अब ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या होना था कि ताले बिल्म काम करता है, ठीक है, उसने यहाँ पे करता है लगाया, यहाँ पे उसने ताले बिल्मो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ताले बिल्म काम करता है। अगर हमने इसका जमा बनाना होगा देन भी हम यही करेंगे कि ताले बिल्म काम करते हैं, ताले बिल्मो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी जमा बनती ही नहीं है, ठीक है। जैसे दर्द है, बुखार है, धात है, चांदी है, सोना है। धात धातों नहीं होता, चांदी होता है चांदियों नहीं होता, दर्द होता है दर्दों नहीं होता, ठीक है। इनकी जमा जो होती है वो आप बना ही नहीं सकते, बनती ही नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो वो गलत है। अब नीचे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में वो कहता है उसकी दर्दों का इलाज करें, उसकी दर्दों का इलाज करें। अब यहाँ पे दर्दों का इलाज नहीं करना, दर्द का इलाज करना है। मीनिंग कि उसने क्या किया, यहाँ पर वाहिद जमा की मिस्टेक की है, दर्दों नहीं होता दर्द होता है, आपने यहाँ पे ये दर्द कर देना है। फिर उसने कहा मुझे चांदियों में तोला गया, मुझे चांदियों में तोला गया, चांदियों में नहीं तोला गया, मुझे चांदी में तोला गया। चांदियों नाम का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। चांदी जो है उसकी जमा नहीं होती, ठीक है। वो वाहिद अगर आप उसको ज्यादा काउंट कर रहे हैं या आप उसको कम काउंट कर रहे हैं, उसने चांदी ही रहना है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। पहले में वो आपको कहता है मुजक्कर मुअन्नस आपके आगे पीछे कर देते हैं, दूसरे में क्या करते हैं आपके वाहिद जमा जो है उनको आगे पीछे कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखें जायद अल्फाज, ठीक है। जायद अल्फाज का मतलब क्या है कि दो हम मैनी वर्ड दे देते हैं, एक सेंटेंस होगा उसमें दो एक जैसे वर्ड दे देगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है दर हकीकत में वो सच्चा है, ठीक है, दर हकीकत में वो सच्चा है, ठीक है। में या तो दर हकीकत लगाओ या में लगाओ, एक वर्ड लगाओ। तो यहाँ पर सेंटेंस के साथ दर हकीकत ज्यादा सूट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी दर हकीकत वो सच्चा है, ठीक है। इसकी आपको यहाँ से सही क्लियर समझ आएगी। उसने कहा कि ये माह रमजान का महीना है। अब देखिए रमजान भी तो माह ही होता है, रमजान भी तो माह ही है ना, रमजान भी तो महीना ही है। तो मुझे साथ माह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, दो एक जैसा दो वर्ड हैं, दोनों एक जैसा मीनिंग रखते हैं और दोनों को मैंने एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। मैंने इसकी यहाँ पे करेक्शन करनी है, तो मैं माँ जो है उसको रिमूव कर दूंगी और मैं यहाँ पे करूंगी कि ये रमजान का महीना है, ठीक है, माँ को खत्म कर दूंगी। अब देखिए ना, मैं अगर कह देती हूँ ये माँ का महीना है तो वो तो सेंस नहीं आ रही ना, तो आपने वो लफ्ज उठाना है जिसकी कंप्लीट सेंस आ रही होती है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कि ये रमजान का महीना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, उसके बाद आता है रोजमर्रा की गलतियां, ठीक है। रोजमर्रा की गलतियां क्या, जो हम बोलने में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ ना वक्त खाना ना खाओ। अब ना वक्त नहीं होता, बे वक्त होता है, बे वक्त खाना मत खाया करो, ठीक है। आपको पता है इस चीज का, हम ये बोलते भी हैं सेंटेंस डेली में, ठीक है, कि बे वक्त खाना ना खाओ। फिर देखें दूसरे में मैंने लिखा घास पर ना चलो, घास पर ना चलो नहीं, घास पर मत चलो। घास पर ना चलो नहीं होगा, ना की जगह आपने लगाना है मत, घास पर मत चलो। यहाँ पर आपने ये चीज, ठीक है। दो हमने वो पढ़े थे मुजक्कर मोनस, फिर हमने पढ़ा वाहिद जमा आगे पीछे होते हैं, फिर हमने पढ़ा जायद अल्फाज होते हैं एक सेंटेंस के अंदर मीन के एक मीनिंग रखने वाले, वो दो वर्ड यूज कर देता है या दो से ज्यादा यूज कर देते हैं, तो आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड है उनको रिमूव कर देना है। जो एक वर्ड होगा उसी को आपने वहां पर रखना है, जो जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है उस सेंटेंस का। उसके बाद आपके रोजमर्रा की गलतियां जो हम डेली बोलते हैं उसके अंदर हम जो मिस्टेक कर जाते हैं उसको हमने दुरुस्त करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मुहावरे की गलतियां, ठीक है। मुहावरात के अंदर भी हम वो आपको गलतियां दे सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पीएमएस के लिए भी मुहावरात जो है उनको लाजमी आपने रीड करना है। वो क्या करेगा, कोई मुहावरा दे देगा उसमें कुछ चेंज कर देगा वर्ड को, तो आपने उसकी करेक्शन करके देनी होगी। तो कहता है कि आसमान से गिरा बादाम में अटका। अब आसमान से गिरा बादाम में अटका नहीं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये चीज आपको तब आएगी जब आप मुहावरात आपको आते होंगे। यहाँ पर वो कहते हैं वो 9 2 11 हो गया, ठीक है, वो 9 2 11 नहीं हुआ, वो 9 2 12 हो गया, ठीक है। असल कहावत ये वाली है, वो 9 2 12 हो गया ना कि 11 हो गया। तो ये पर यहाँ पर क्या था, हमारी मुहावरात की गलती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं इमला की गलतियां।
इमला की गलतियां क्या होती हैं कि अंदर उसने ना उर्दू के वर्ड होते हैं, जैसे आप लोग पंजाबी में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वर्ड गलत लिख देते हैं, इसी तरह से उर्दू में ना उसने कुछ लफ्ज जो होते हैं वो अंदर गलत लिखे हुए होते हैं, चेक करने के लिए कि आया इसको इसकी उर्दू की करेक्शन कितनी ठीक है। तो वो आपने, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा उसने होश संभाला, अब देखिए मैंने होश वाला लफ्ज जो है वो गलत लिख दिया, इमला मेरा गलत हो गया। होश ऐसे नहीं होता, होश इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नुक्ता चीनी मत करो, नुक्ते में मैंने क्या किया, काफ जो थी वो कश वाली लगा दी, कश वाली नहीं होनी थी, दो नुक्तों वाली होनी थी। तो इसको आज इससे आपकी राइटिंग का पता चलता है कि उर्दू में आप, उर्दू के ऊपर आपकी कमांड कितनी अच्छी है। इमला की गलतियां इस वजह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इत्फो इजाफत, ठीक है। इत्फो इजाफत की क्या होता है कि मीन के दो वर्ड देते हैं और आपको वो अंदर कोई वर्ड गलत लगा देगा, तो आपने उसकी करेक्शन करनी है। जैसे पानी ओ आतिश, पानी अलग चीज है, आतिश अलग चीज है। पानी और आतिश नहीं होगा, पानी अलग चीज है, आतिश आग अलग चीज है, तो हम इसके अंदर लगाएंगे पानी और आतिश, क्योंकि हम दो अलग चीजों की बात करें तो हम इसमें वाव का यूज नहीं करेंगे। फिर उसने कहा क्लर्क दफ्तर, मैं क्लर्क दफ्तर गया था, मैं क्लर्क दफ्तर गया था, मैं क्लर्क दफ्तर नहीं गया होगा, क्लर्क का दफ्तर होगा। या मैं गया था तो मैं बोलूंगी मैं क्लर्क के दफ्तर गई थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैं क्लर्क दफ्तर गई थी। इसका मतलब कि उसने यहाँ से कुछ छोड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जिन्होंने अंदर ऐड होना था उसने ऐड नहीं किए, या उसने गलत ऐड किए हैं, एडिशन गलत कर दिए, तो उसको भी आपने क्या करना है, उसकी भी आपने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। पीएमएस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद देखें, आ जाता है ये वाली गलती मोस्टली पठान लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। अब पठानों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं वैसे एक कॉमन सी बात कर रही हूँ। इसमें ना फेल और फाइल की मिस्टेक्स होती हैं। फेल और फाइल में क्या होता है, वो गलत उनको मतलब कि थोड़ा शायद उनका, उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, क्योंकि वो पख्तून है, पश्तो बोलते हैं स्टार्ट से, तो जब वो उर्दू बोलते हैं ना तो उनको समझ नहीं आती। वो लड़की को लड़का कंसिडर करके बात कर रहे होते हैं और लड़की को लड़का कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने कहना होगा ना लड़की को कि आप कहाँ जा रही हैं, तो आप कहेंगे आप कहाँ जा रहा हो, आप कहाँ जा रहा हो, अगर वो लड़की से भी बात कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पर वो कहता है आप कहाँ जाना जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसको पढ़े ना तो आपके माइंड में फौरन वो एक पख्तून वाली बात, पठान जो है उसका स्केच आपके माइंड में आएगा। किसी पठान से अगर आपकी बात होगी तो वो बिल्कुल इसी तरह से बोलते हैं, आप कहाँ जाता है, आप कहाँ जाता है, ठीक है। तो आप कहाँ जाते हैं होगा, ठीक है, आप कहाँ जाता है नहीं। क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने है लगाया है, और जहां पे हमने आप लगाया है तो आपके साथ हमने इज्जत तो तहरीम वाला वर्ड यूज करना है। हम कहेंगे आप कहाँ जाते हैं, या आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से भी आप करेक्शन कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अली और अकबर रोटी खाता था, अली और अकबर रोटी खाता था। तो यहाँ पर खाता नहीं, वो दो बंदों की बात कर रहा है, ठीक है। जब दो बंदों की बात हो रही है तो यहाँ पर आप आगे जो है फेल जो हो रहा है, काम जो हो रहा है, वो उसको सिंगुलर नहीं रखेंगे, उसको भी आप प्लूरल रखेंगे, ठीक है। क्योंकि पीछे दो बंदों की बात हो रही है, तो अली और अकबर रोटी खाते थे, अली और अकबर खाना खाते थे वाला वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मारिया पढ़ता है, ठीक है। मैं मेरे बहुत सारे पठानों के साथ बातचीत होती रहती है तो वो इसी तरह से बोलते हैं मारिया पढ़ता है, मारिया पढ़ता है, पढ़ता नहीं है, मारिया लड़की है, मारिया क्या है, लड़की है। तो यहाँ पर फेल जो है वो कैसे पढ़ता आ सकती है, पढ़ता तो लड़के के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, पढ़ती है, ठीक है। इस चीज को तो बस आप इसी तरह से याद रख लेना कि पठानों की जो लैंग्वेज होती है वो पख्तून बोलते हैं, जरी बात है उनकी वो मदर टंग है। तो जब वो ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं ना उर्दू, तो वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। पठानों की सिर्फ ये मिस्टेक है बोलने में उर्दू, उनकी और कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ वो फेल और फाइल की गलतियां करते हैं। और उनको समझ नहीं आती कि लड़के को हमने, लड़के के साथ हमने क्या लेना, लड़की के साथ। मसला ये होता है जैसे हम पख्तून नहीं, पश्तो नहीं बोल सकते, उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, इस तरह वो हमारी नहीं बोल सकते, ठीक है। मसला सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से कभी बोली नहीं होती। तो यहाँ पर आपने ये इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आप आ गए तो आपके साथ हमने रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। आप कहाँ जाता है नहीं, आप कहाँ जाते हैं। अली और अकबर जब दो लोग आ गए तो जब आप आगे फेल लगाएंगे तो वो भी आप प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप पीछे दो बंदों की बात कर रहे हैं। फिर अगर आप मारिया की बात कर रहे हैं तो मारिया के साथ, मारिया लड़की है तो लड़की पढ़ती है ना कि लड़की पढ़ता है, ठीक है। तो हाँ, अगर मैं मारिया की जगह यहाँ पे अकबर कर देती फिर मेरा ये सेंटेंस ठीक हो जाता कि अकबर पढ़ता है। लेकिन एग्जामिनर के साथ तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते, उसने अगर पेपर में आपको दिया है कि मारिया पढ़ता है, तो आप नाम तो चेंज नहीं कर सकते, आपने नाम तो वही रखना है। आप अंदर से जो उसने मिस्टेक की होगी ना, उसने जो ये फेल की, जो काम की उसने मिस्टेक की है, आपने उसकी करेक्शन करके उसको देनी है।
मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर में वो कौन कौन सी चीजें पूछता है और किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसने आपसे ग्रामर के बारे में पूछना है, वही चीजें होंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। ठीक है, आपने उसी के ऊपर काम करना है बस अच्छे से। अब ये ना पास्ट एमपीटी जो है ना, पिछली एमपीटी जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि तलमी के क्या मैनिंग है, इशारा करना। तशबीह मैंने आपको पढ़ाई है, तशबीह के अरकान कितने हैं, 5। तशबीह के मैनी क्या है। ठीक है, मुशाबत करना, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज से तशबीह दे रहे होते हैं, उसको एक जैसा कर रहे होते हैं। तशबीह की बुनियाद क्या होती है, हकीकत पर होती है। वो अल्फाज जो इस्म की जगह यूज होते हैं, अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसम की जगह हम जो है ना इसमें जमीर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जैसे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, हम ही शी इट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उर्दू के अंदर भी हम इसम को हटा देते हैं, उसकी जगह पे हम कोई और वर्ड यूज करते हैं। जब हम कोई और वर्ड यूज कर रहे होंगे तो उसको हम इसमें जमीर कहेंगे। फिर है कि उस लफ्ज को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज से निकले। अब इसमें ये भी आपको पढ़ाया था अगर आपने देखा हो तो, इसमें मशतक। ठीक है, मशतक के मैनी क्या है, निकला हुआ। मशतक के मैनी क्या है, निकला हुआ। मीन के मशतक का जो लफ्ज होगा वो किसी दूसरे लफ्ज से निकल के आया है, तो इसलिए इसके डिफाइन में इसका आंसर आप लगाएंगे इसमें मशतक। ठीक है, यहाँ तक ये चीज थी। उसके बाद वो आपको देता है, आपको कुछ इमला देगा। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन देगा, उस 4 के अंदर 3 इमला गलत होंगे, एक इमला ठीक होगा, और आपने जो ठीक होगा ना उसके ऊपर टिक करनी होगी। अब इसमें देखें, अब्दुल रहमान लिखा, अब्दुल रहमान लिखा, अब्दुल रहमान। अब आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा अब्दुल रहमान जो है वो ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है ना, ये वाला ठीक है, बाकी 2 गलत है। तो जरा आंखें खोल के कीजिएगा, ये बहुत आसान होते हैं, आपके ये 2 या 3 होंगे। उसके बाद मुजक्कर मुनस आते हैं। मुजक्कर मुनस में इस तरह से होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको कहेगा कि इन चारों में से ना पहचान करो कि कौन सा मोनस है। ठीक है, 4 में से बाकी 3 मुजक्कर होंगे, एक मोनस होगा। तो वो जो अलग होगा ना मोनस जो होगा उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा। इसी तरह से ऐसे भी कर सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे और आपको कहे कि इसमें से मुजक्कर ढूंढ के दिखाओ। ठीक है, कि इनमें से मुजक्कर कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो होंगे वो मोनस होंगे, सिर्फ एक लफ्ज जो होगा वो आपका मुजक्कर होगा। अब जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि मोनस बताएं, मैंने 3 चीजें रखी हैं। ठीक है, उर्दू, बचपन और मुआमला। अब देखिए यहाँ पर जो उर्दू है ना वो मोनस है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो मोनस होती है हमेशा। हम कभी ये नहीं कहते, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूंगी कि मेरा जुबान उर्दू है, मैं कहूंगी मेरी जुबान उर्दू है। ठीक है, मेरी जुबान उर्दू है। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज क्या होती है, हमेशा मोनस होती है। अब किसी भी चीज की अगर आपको समझ ना आ रही हो ना वहां पर, तो आपने क्या करना है, उस पूरे ऑप्शन को ना पढ़ के देखना है, उसको एक सेंटेंस में लेके आना है, उसको पढ़ के देखना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंस दे रहा है, ये मोनस वाला सेंस दे रहा है, ये मुजक्कर वाला सेंस दे रहा है। तो आपको क्लियर उसका पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में कहता है आपका अल्फाज मुतजाद। ठीक है, नेक्स्ट पे आपके आते हैं अल्फाज मुतजाद। अब अल्फाज मुतजाद जो है, ठीक है, इसमें भी आपको एक वर्ड देगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा, आपने उसका ऑपोजिट जो है वर्ड, जैसे हम एंटोनिम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एंटोनिम के बाकी जो 3 वर्ड होंगे वो उसका मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, लेकिन एक जो होगा ना वो उसका एंटोनिम होगा, मुतजाद वर्ड होगा। अब यहाँ पर उसने पूछा पिछम। पिछम का मतलब होता है वो वाली साइड जहां पर सूरज गरूब हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसका उल्ट बताना है, तो जाहिर सी बात है हम वो वाला बताएंगे जहां से सूरज निकल रहा है, तो हम इसका बताएंगे मशरिक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, आपके आ जाएंगे 1 2 2 3, आपके इन सब में से ना 2 2 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आता है हम मैनी अल्फाज। ठीक है, कि आपने उसका ना मीनिंग बताना है, हम मैनी लफ्ज बताना है कि कोई भी वर्ड है ना उसके साथ का मीनिंग आपने, जिसको आप सिनोनिम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है मुशायरा। अब मुशायरा का मैंने क्या है, मुशायरा का मैंने मशहूर होना है, तनख्वाह है, मुशावरत है, कीमत है। तो मुशायरा का मतलब होता है तनख्वाह, कि आपने अगर कोई काम किया है तो उसके बदले जो आपको उजरत दी जाएगी उसको मुशायरा कहते हैं या फिर तनख्वाह कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने कल आपको जुमलों की दुरुस्तगी पढ़ाई है, एक आपका ये भी, इसमें से भी आपके 2 या 3 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, लड़कियां गा रही हैं और लड़कियां गा रही है। ठीक है, अगर आप अब हड़बड़ी में देखेंगे ना तो आपको अब ये दोनों ही ठीक लगने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट वाला वर्ड नहीं देखना, आपने गौर से देखना है लड़कियां गा रही हैं। क्यों, क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं तो हम उसके साथ हैं का वर्ड यूज करेंगे, ना कि है का। है का वर्ड एक के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए हैं का वर्ड यूज होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, आपके अल्फाज मुतरादिफ आ जाएंगे। अल्फाज मुतरादिफ में भी सिनोनिम वाली बात है कि आपने सेम मीनिंग लिखना होता है उसका। ठीक है, अब हिजर है तो हिजर का आपने मीनिंग लिखना है, तो हिजर का मीनिंग यहाँ पे होगा फिराक।
अच्छा, उसके बाद आपके ना कुछ वर्ड आएंगे, कुछ आपके 3 से 4 एमसीक्यू जो है ना आएंगे, कुछ आपको इंग्लिश दी हुई होगी, आपने उसकी उर्दू बतानी होगी कि इसका उसकी उर्दू क्या है। और कुछ में ऐसा होगा कि आपको इंग्लिश दी हुई होगी और आपने उसकी उर्दू बतानी होगी, और कुछ में उर्दू दी हुई होगी, आपने इंग्लिश बतानी होगी। आपके ये भी एक एक तो लाजमी आना है। ठीक है, हो सकता है आपकी दफा दो दो आ जाए, तो इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है। आपने देखना है कि उसने इंग्लिश में एक लफ्ज लिखा हुआ होगा, आपको वो कहेगा इसका उर्दू में बताएं। एक दफा पास पेपर में आया था इकोनॉमी का, बताएं उर्दू में क्या कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से मतलब इसी तरह से फिर उसने नीचे उर्दू का कोई वर्ड दिया हुआ होगा और आपको वो कहेगा कि इसको इंग्लिश में बताएं क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपने